नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं आपके साथ सचिन। कहते हैं कि जब लोग मिलके साथ चलते हैं रास्ते खुद ब खुद निकल पड़ते हैं, लेकिन सियासत के रास्ते में बहुत सोच समझकर कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि कब कौन किसके खिलाफ हो जाए कहा नहीं जा सकता। इसलिए फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। और शायद यही वजह है कि कर्नाटक की बंपर जीत के बावजूद कांग्रेस सीएम की ताजपोशी की तैयारी में, कांग्रेस सीएम की ताजपोशी के भव्य समारोह में विपक्ष को न्योता दिया गया, लेकिन सेलेक्टिव तरीके से। 2024 की चुनावी तैयारी के तौर पर भी इस समारोह को या फिर विपक्षी एकता को दिखाना चाहती है कांग्रेस, क्योंकि बीजेपी के लिए दक्षिण का द्वार बंद करके अब कांग्रेस दिल्ली में सेंध लगाने की तैयारी कर रही है। लिहाजा कर्नाटक सीएम की ताजपोशी के जरिए कांग्रेस विपक्षी एकता के शक्ति प्रदर्शन की भी तैयारी कर रही है कि तमाम ऐसे नेता जो कि भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट खड़े हैं या फिर सरकार के अगेंस्ट हैं, वो एक ही मंच पर कांग्रेस के साथ खड़े हैं। लेकिन उसमें भी कुछ को बुलाया, कुछ को नहीं बुलाया, कुछ विपक्षी दलों को न्योता भेजा, कुछ को नहीं भेजा। वहीं न्योता मिलने के बावजूद पश्चिम बंगाल की सीएम, यानी कि एक सबसे बड़ा हम ये कह सकते हैं विपक्ष का चेहरा, जो हालांकि पहले कह चुकी है कि मुझे राहुल गांधी स्वीकार नहीं या कांग्रेस स्वीकार नहीं, ममता बनर्जी, उनको न्योता दिया गया, क्योंकि अब कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत हुई है तो जाहिर सी बात हो सकता है उनके तेवर थोड़े नरम पड़ते, लेकिन उन्होंने इस समारोह से दूरी बना ली है, कह रही कि मैं व्यस्त हूं। अब सवाल यह है कि जब विपक्ष ही बिखरा रहेगा तो 2024 की लड़ाई कांग्रेस कैसे लड़ेगी? आज की बहस इन्हीं सवालों के साथ। बुधवार को कांग्रेस लेजिस्लेटर पार्टी की जो बैठक बैठी, वहां पे मुख्यमंत्री और डिप्यूटी मुख्यमंत्री का नाम ऐलान किया गया और सिद्धारामैया जो है मुख्यमंत्री बने हैं और डीके शिव कुमार जो है डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने हैं। अभी हम यहां पे मौजूद है श्री कातिरपुरा आउटडोर स्टेडियम पे। हम दिखा, आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे तैयारियां हो रही है। कल जो स्वेरिंग इन सेरेमनी, शपथ ग्रहण समारोह है मुख्यमंत्री और डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर का, वहाँ पे आप देख सकते हैं तैयारियां किस तरह हो रही है। और पुलिस ने भी कई सारा बंदोबस्त यहाँ पे किया है। 150 से 200 सीसीटीवी कैमरास यहाँ पे लगाए गए हैं और सिक्योरिटी यहाँ पे जो है काफ़ी बढ़ा दी गई है और कई सारे लोगों का यहाँ पे उपस्थित होना, ऐसी भारी तादाद में यहाँ पे लोगों का उपस्थित होना, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो बट स्टेडियम की अगर कैपेसिटी की बात करें तो ये स्टेडियम 75,000 लोगों को अपने अंदर बैठा सकता है। स्टेडियम की कैपेसिटी 75,000 है। और बट पुलिस का ये इंटेलिजेंस का ये कहना है कि 2.5 लाख से 2 से 2.5 लाख लोग यहाँ पे मौजूद रहेंगे, बिकॉज ये बहुत बड़ा डिसीजन है और लीडर्स भी काफ़ी बड़े हैं। कई सारी कंट्रोवर्सीज भी, पहले हमने सुना कि 2.5 साल का बंटवारा होगा, फिर 2 साल, फिर 3 साल का बंटवारा होगा, बट बाद में जब ये फाइनल हुआ कि हाईकमांड ने इस पर क्लैरिटी नहीं दी है, तो अभी फिलहाल सिद्धारामैया यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे। और इस अगर समारोह की बात करें, शपथ ग्रहण समारोह की बात करें, तो 20 से ज़्यादा लीडर्स को, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, वीवीआईपीज हैं, उनको यहाँ पे न्योता दिया गया कि आए वो स्वेरिंग इन सेरेमनी अटेंड करें। जैसे कि अगर बात करें कि जिनको इनविटेशन नहीं दिया गया है, उनमें से केसीआर एक हैं, जगन मोहन रेड्डी एक हैं और एमआईएम के जो सांसद हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनको भी नहीं दिया गया और पिनराई विजयन को भी इनवाइट नहीं दिया गया। और अगर देखा जाए तो इनविटेशन नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, एमके स्टालिन, हेमंत सोरेन, महबूब मुफ्ती, डी राजा, ममता बनर्जी, कमल हासन, शरद पवार, ऐसे लोगों को न्योता दिया गया। और ये जो लिस्ट है फाइनलाइज हो चुकी है, इन सभी को न्योता दे चुके हैं। और एमके स्टालिन की जो बात, जो फोन पे जो बात हुई थी सिद्धारामैया और डीके शिव कुमार से, उन्होंने ये अपना आश्वासन दिया कि हम कल जरूर आएंगे आपकी स्वेरिंग इन सेरेमनी, ऐसा एमके स्टालिन का कहना है। तो अभी अगर देखें तो फुल फ्लेज प्रिपरेशंस यहाँ पे हो रहे हैं। पुलिस भी अपना काम बखूबी निभा रही है। कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस यहाँ पे रेकी कर रहे हैं। सारे प्रोटोकॉल्स वगैरह सब फॉलो किए जा रहे हैं। और अगर दूसरी तरफ देखें तो कांग्रेस पार्टी के डीके शिव कुमार जो है, उन्होंने भी यहाँ पे आकर सवेरे मुआयना किया परिस्थिति का कि किस प्रकार यहाँ पे प्रिपरेशंस हो रहे हैं। कैमरा पर्सन वासिफ के साथ मधु शर्मा, इंडिया न्यूज। ऐसे में देश का सवाल इन बड़े सवालों के साथ कि विपक्ष ऐसे बिखरा बिखरा नजर आएगा तो विपक्षी एकता कहां से दिखेगी? तो आज की बहस इन सवालों के साथ, इन मेहमानों के साथ। मनोज यादव है हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ रोहन गुप्ता हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ धनेंद्र भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे। हमारे साथ गुरुराज हुल्लर हैं जो कि जेडीएस के प्रवक्ता हैं। विजय उपाध्याय टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खलील रहमान टीआरएस के नेता हैं।
और आलोक सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे एडिटोरियल डायरेक्टर। सबसे पहले मैं रोहन के पास जाता, लेकिन क्योंकि उनका समारोह है, कांग्रेस का भव्य बनाने की पूरी है तैयारी, लेकिन उससे पहले मनोज जी, खैर इन तस्वीरों से तो आप खुश होंगे कि कुछ से दूरी, कुछ से मजबूरी, बिखरा बिखरा विपक्ष, एक बार फिर से वही तस्वीर नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस बनाना चाह रही थी, मैं उनसे पूछूंगा, कांग्रेस बनाना चाह रही थी कि आपके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जो है सबसे बड़ा विपक्षी मोर्चा। देखिए सचिन जी, जिस तरह से आपको ने ध्यान दिया होगा कि 2018 में भी इसी तरह से इसी बेंगलोर की धरती पर किस तरह से 22-20 के आसपास दल इकट्ठे हुए थे, तो ये रैली गैंग इस तरह की कार्रवाई करती रहती है। आपने देखा होगा 2018 के आसपास ही 19 में ही कोलकाता के अंदर इसी तरह से 23 दलों की एक रैली हुई थी, टीएमसी के नेतृत्व में हुई थी, ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुई थी। तो ये क्या है कि ना इनके सुर मिलते हैं, ना इनके तार मिलते हैं, ना, क्योंकि इनके सबकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग है और वही धराशायी हो जाते हैं। तो मैं ये बता देता हूं कि जिस तरह की ये परिवारवादी, तुष्टीकरण और वंशवादी और क्षेत्रीय दलों का जो ये गठबंधन बन रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे नेता हैं वो एक पैन इंडिया नेता है, जो सबसे लोकप्रिय हैं, जिनकी लोकप्रियता न केवल दक्षिण में है, न केवल उत्तर में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यहाँ तक कि भारत में नहीं, पूरे विश्व के अंदर एक बड़े लोकप्रिय चेहरा है। तो मैं ये इस तरह का गठबंधन बनाने से कोई हासिल नहीं होने वाला है सचिन जी। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि जिस तरह शपथ ग्रहण समारोह इनका चल रहा है, उसके बारे में मैं एक बार बोल दूं कि कर्नाटक में इनकी सरकार बनी है, अच्छी बात है, हम लोग इनको शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन राजस्थान जैसा नाटक ना हो कि जिस तरह से राजस्थान के अंदर सरफुटबॉल होता है, 8 करोड़ की जनता पिस जाती है, किस तरह से डिप्टी सीएम सड़क सड़क घूमते हैं, एक दूसरे के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा लगाया जाता है, क्योंकि इनके ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी आप देखेगा, हश्र यही होने वाला है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी का एक ही कल्चर है, नो इफ नो बट, गांधी फैमिली इज फर्स्ट। तो वही कल्चर इनके कमोबेश सामने आने वाला है। और मैं तो ये एक लेकिन सर अखिलेश तो जा रहे हैं ना, कुछ फर्क तो पड़ेगा ही। अब इतना आसान तो नहीं है सर। अखिलेश जा रहे हैं, तेजस्वी जा रहे हैं, नीतीश जा रहे हैं, तमाम और नेता आ रहे हैं, ठीक है, ये सवाल जरूर बनता है। मैं पूछता हूँ, रोहन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रोहन ठीक है, क्या बेहतर नहीं होता? खैर ये आपका प्रोवोकेटिव था, नहीं ठीक है, वो सचिन जी पिछली बार, हाँ सचिन जी पिछली बार तो आम आदमी पार्टी को भी बुलाया था, बसपा को भी बुलाया था, तो क्या हासिल हुआ? ढाक के वही 3 पार 25 सीटें वहां पर आई, 51% हमारा वोट शेयर था वहां पर लोकसभा में हमारा। ठीक है रोहन, ये क्या फॉर्मूला है? सेलेक्टिव इनविटेशन, कुछ से दूरी, कुछ से मजबूरी, मतलब इतना बड़ा, इतना स्टेडियम में ही, हालांकि आपका प्रोवोकेटिव है, पार्टी डिसीजन लेगी, लेकिन इतने भव्य तरीके से, अभी हम देख रहे थे, हमारी रिपोर्ट चल रही थी, स्टेडियम में तैयारियां चल रही हैं, इतने कैमरे, इतनी सिक्योरिटी, इतने नेता, तमाम लोग, कार्यकर्ता, और एक बहुत बड़ी मैसिव विक्ट्री के बाद अगर पूरा विपक्ष भी एक साथ होता तो सर बहुत बढ़िया, एक बहुत बड़ा सिग्नल नहीं जाता। लेकिन ये सेलेक्टिव इनविटेशंस क्यों सर? अभी भाजपा प्रवक्ता बोल रहे थे कि कांग्रेस का ये है वो है। मुझे लगता है जब इतना बड़ा जनादेश कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक में दिया है, तब उनको थोड़ा सा उसको विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि ये जनता की जीत है और ये भाजपा की हार है। मैं सबसे बड़ी चीज ये कहना चाहूंगा, ये उनके अहंकार की हार है, और जब आदमी के अहंकार के कारण उनकी हार होती है तो उनको सीख लेनी चाहिए और विनम्रता आनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से विपक्षी एकता के बारे में कहती रही है, और एक चीज सबको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता, क्योंकि जिस हिसाब से कांग्रेस पार्टी चौथा स्टेट होगा जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है, एक फलक्रम की तरह से, एक सेंटर की तरह से कांग्रेस सबको इकट्ठा करना चाहती है, जो लोग भाजपा की विचारधारा के खिलाफ हो, जो लोकतंत्र में मानते हो, लोकतंत्र को बचाने में जो ईमानदारी से प्रयास कर रहे हो, वो सारे लोग कांग्रेस के साथ जुड़ने के लिए वेलकम। और वही विचारधारा के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी ने, जिनको लगा कि हाँ इस विचारधारा में आगे बढ़ के जो लोग भी हमारे साथ जुड़ेंगे और ईमानदारी से लड़ेंगे, वो सबको हमने बुलाया है। तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा को ये बोलते सीतियानी बिल्ली खंबा नोचे। आज जब उनकी हार हुई है तो मुझे लगता है कि ऐसी प्रकार की टिप्पणी करके जो ऑलरेडी जनता नाराज है उनसे, वो नाराजगी को और बढ़ाना चाहिए। ये समय है आत्ममंथन का, ये समय है अपने जो अति आत्मविश्वास और अहंकार का जो कारण पराजय हुआ उसका स्वीकार करने का, और ये समय है विनम्रता से जनता के फैसले को सर आंखों पे चलाने का। ये तीनों में से एक भी काम जो भाजपा नहीं कर रही है, मुझे विश्वास है यही अहंकार उनको आने वाले स्टेट के चुनाव हो या सेंट्रल का चुनाव। क्या मैं ये मानूं, क्या ये सिर्फ खालिस जो है कर्नाटक का शपथ ग्रहण और किसी तरीके का विपक्षी एकता का कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं? देखिए, बिल्कुल नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन की कोई बात नहीं है। हमारी सरकार बनी है, हमको लगता है कि जो लाइक माइंडेड लोग हैं, हमको लगता है कि जो पार्टियां इस विचारधारा की लड़ाई में हमारे साथ में, उनको हमने बुलाया है। मुझे लगता है ऐसे बहुत मौके आएंगे। 2024 की बात पूरे, उससे पहले स्टेट के भी चुनाव है जहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, बीजेपी और कांग्रेस की 99% स्टेट में डायरेक्ट फाइट है।
तो मुझे लगता है 2024 अभी दूर है, उसके पहले कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता का सबसे बड़ा निश्चय है जो 5 गारंटी हमने दी उसकी डिलीवरी करे। जनता को मालूम चले कि एक बाजू गारंटी कार्ड सरकार है और दूसरी बाजू विक्टिम कार्ड सरकार है। जनता निश्चय अपना कर चुकी है, शुरुआत की है हम पे विश्वास रखने की, वो विश्वास टूटे वैसा काम हम कभी नहीं। ठीक है, मैं एक जो है क्या कहते हैं, ठीक है मैं आऊंगा मनोज, आप पर रिबटल करना चाहते हैं, लेकिन विजय जी ममता को बुलाया लेकिन ममता नहीं जा रही, कोई खास कारण? मनोज जी बिजी हैं, उन्होंने शुभकामना दे दी है और उन्होंने तो ऑफर भी किया कि हम लोग मिल के भाजपा को हराएं। उन्होंने तो कहा कि 200 सीट पे कांग्रेस लड़े और जहां जहां जिस स्टेट में जो रीजनल पार्टी स्ट्रांग है भाजपा से लड़ रही है उसके नेतृत्व में उस स्टेट में, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी हमारी, बिहार में नीतीश जी, तेजस्वी जी, यूपी में अखिलेश जी, दिल्ली में आप, जो जहां स्ट्रांग रीजनल पार्टी है उनके नेतृत्व में चुनाव रीजनल पार्टी लड़े और जहां कांग्रेस मजबूत है वहां कांग्रेस लड़े। 200 जगह पे कांग्रेस मजबूत है, जहां कांग्रेस लड़ सकती है भाजपा और कांग्रेस है, और जहां कांग्रेस नहीं है, जहां रीजनल पार्टी लड़ने में सक्षम है, उनके नेतृत्व को कांग्रेस स्वीकार करे और मिलजुल के हम लोग लड़ें। बीजेपी हटाओ देश बचाओ हमारा स्लोगन हो, और ममता बनर्जी जरूर जाती। ठीक है, नहीं आपने कहा कि ठीक है, उनके जहां जहां रीजनल पार्टी स्ट्रांग है उनका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी स्वीकार करे, यही दीदी ने संदेश भेजा है। रोहन मैं एक आपसे ले लेता हूं कमेंट, उसके बाद मैं आऊंगा। भाई जहां जहां रीजनल पार्टी स्ट्रांग है, टीआरएस स्ट्रांग है तेलंगाना में, जगन की पार्टी स्ट्रांग है आंध्र में, लेफ्ट स्ट्रांग है केरल में, केजरीवाल है यहाँ, फिर दिल्ली में उनकी सरकार है, सर इनकी अगुवाई क्या? फिर कांग्रेस को भी तो इन जगहों पर बैटल लड़नी है ना, फिर इनसे लड़के जो है एक साथ आना पड़ेगा या फिर इनकी अगुवाई में जो है कांग्रेस को मानना पड़ेगा? तो ये फार्मूला कैसे निकलेगा फिर? नोट तक आवाज नहीं पहुंची है। धनेंद्र, ज्ञानेंद्र हमारे साथ है। ज्ञानेंद्र, आप तक भी न्योता नहीं पहुंचा? पिछली बार तो बुलाया था। देखिए सचिन जी, ये कांग्रेस की सरकार बने, कांग्रेस का ये राइट बनता है कि वो किसको इनवाइट करे किसको ना करे, लेकिन आज देश के सामने सबसे बड़ा जो सवाल है कि 2014 से आज तकरीबन 9 साल हो रहे हैं। 9 साल पहले जो देश के सामने मुद्दे थे आज भी वही मुद्दे वैसे के वैसे खड़े हैं। आज भी महंगाई अपने चरम पे है, बेरोजगारी अपने चरम पे है, महिलाओं पे अत्याचार भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी का बुरा हाल है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। हम कहते रह गए कि अडानी ने इतना बड़ा स्कैम कर दिया, लेकिन सरकार जांच कराने को तैयार नहीं। हमने कहा जेपीसी बनाओ, जेपीसी से भाग गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद सोमोटो लेके अडानी केस की इंक्वायरी शुरू कराई। इस तरीके का खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार इस देश में चल रहा है, खुल्लम खुल्ला फेवरिज्म चल रहा है, और जिस तरीके से आज गरीब आदमी को मारा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत अहंकार में है। हम कहना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि देश में इंदिरा गांधी का भी अहंकार देखा था, एक समय इंदिरा गांधी को भी यह अहंकार था। इंदिरा गांधी भी कहती थी कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, वो भी कहती थी कि इंदिरा इज इंडिया। इस देश के लोगों ने इंदिरा गांधी को भी हराया था, और इस देश के जब 130 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाएंगे बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, मैं ये मानूं धनेंद्र जी, क्योंकि चर्चा हम यहाँ थर्ड फ्रंट पर भी कर रहे हैं, क्योंकि तीसरे मोर्चे पर विपक्ष के नेता और कल जो है कांग्रेस कर्नाटक के ताजपोशी और तमाम नेताओं के पहुंचने का न्योता इस पर कर रहे हैं, तो क्या मैं ये मानूं कि बिल्कुल ये जो अहंकार है, ये जो घमंड है, आप ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का, उसको आप हराएंगे, उसको जनता हराएगी? मैं ये मानूं कि केजरीवाल भी उसको हराएंगे, लेकिन राहुल गांधी की अगुवाई में? सचिन जी, इस देश के लोगों ने देख लिया, इस देश के लोग परेशान हो चुके हैं महंगाई और बेरोजगारी से। गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। आज अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस देश के लोगों की उम्मीद बन के उभरा है, जिसके अंदर गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा की बात हो रही है, हर बुजुर्ग को अच्छे इलाज की बात हो रही है, हर महिला की लोकसभा में एक सीट नहीं, आप इतना बुलवा रहे हैं, उनसे बताइए कितना भाषण दे रहे हैं, की बात हो रही है, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम देने की बात हो रही है। आज अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस देश के लिए एक नई उम्मीद बन के खड़ा है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस मांग रहे हैं। 2 राज्यों में हमारी सरकार है, मतलब गुजरात, तो मैं ये मानूं कि आप किसी फ्रंट का हिस्सा नहीं, अकेले लड़ेंगे? मुझे और बाकी दलों के पास भी जाना है। आप किसी फ्रंट का हिस्सा नहीं, अकेले लड़ेंगे पैन इंडिया, अकेले पैन इंडिया बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे?
सचिन जी, कश्मीर और लोकसभा से में बहुमत लेके लेकर के आएंगे। कन्याकुमारी, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक लोग अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस के साथ खड़े। लोग कह रहे हैं अरविंद मैं वही तो केजरीवाल मैं मॉडल कह रहा ऑफ हूं ना कि गवर्नेंस आप यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं, मैं जिस थर्ड फ्रंट की बात कर रहा हूं, विपक्षी एकता की बात कर रहा हूं, आप उसमें अलग हैं, अकेले चुनाव लड़ेंगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में, और मेजोरिटी ला करके लोकसभा से जो है मोदी सरकार का सफाया करेंगे। यही फॉर्मूला है। देखिए, मैंने फिर कहा है कि हमारा गठबंधन देश के 130 करोड़ लोगों के साथ है। देश के 130 करोड़ लोग मतलब महंगाई और के किसी पार्टी खिलाफ, के साथ नहीं है ना, देश भ्रष्टाचार के के 130 खिलाफ, करोड़ लोगों के साथ है। बेरोजगारी ठीक है, के ये खिलाफ आपका फॉर्मूला लड़ने आएंगे। ठीक है। गुरुराज हुल्लड़ जी, गुरुराज हुल्लड़ जी, जी अब लड़े कांग्रेस के खिलाफ, अब कांग्रेस कहती है कि आ जाओ साथ, क्या होगा मुमकिन? ये हमारे वरिष्ठ लोग डिसाइड करेंगे सर पहले। और 2000 मतलब नेक्स्ट ईयर जो आ रहा है, 2024 में 24 में जो इलेक्शन आ रहा है, लोकसभा का इलेक्शन, उसमें किसके साथ जाना है, किसके साथ रुकना है, इंडिपेंडेंट हमको कंटेस्ट करना है, ये जो डिसाइड करते हैं हमारे वरिष्ठ लोग है। देवेगौड़ा जी है, कुमारस्वामी है, सीएम इब्राहिम है, बहुत सारे नेता है, वो डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी जो चल रहा है, कल उनके घर की शादी है, और शादी में किसको बुलाते हैं, वो जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो डिसाइड करना चाहिए। हाँ, इसको नहीं बुलाया, उसको नहीं बुलाया, ये उनकी मर्जी है। सर, और भारत में अभी ये बहुत बीजेपी से वाले ऐसे भी बोल होता है रहे कि थे उसने कि शादी पे नहीं बुलाया तो मैं शादी पे क्यों बुलाऊं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बाद में शादी में बुलाना नहीं बुलाना हमारी मर्जी, वो नहीं बुलाए और हम क्यों बुलाए, ऐसा नहीं है। हम तो सबका साथ सबका विकास के उम्मीद में रखकर आज तक जीते हैं इंडिया में 9 साल से, लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि सबका साथ सबका विकास। कहाँ है? यहाँ KS ईश्वरप्पा बोलते हैं कि मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, तो सबका साथ सबका विकास कैसे हुआ? और अभी बीजेपी वाले बोल रहे थे कि ये पूरे लोग मिले तो भी हमारे बीजेपी को नहीं हार सकते, और इतने इतने छोटे छोटे पार्टियां मिलके कैसे हराएंगे। अच्छा ठीक है, बीजेपी क्या बड़ी पार्टी थी पहले? यही पार्टियों को लेके ही ये गवर्नमेंट बनाई थी, और बाद में एक एक पार्टी को बाहर फेंक के अपना पूरा पार्टी बड़ा कर दिया। और किसी के ऊपर ईडी, इनकम टैक्स, सब कुछ, वो तो अभी बात करना नहीं है। अभी देखिए कल जो प्रोग्राम चल रहा है, प्रमाण वचन का जो कार्यक्रम जो है प्रमाण वचन का, वो कांग्रेस पार्टी का नहीं है, कर्नाटक सरकार का है, कर्नाटक जनता का कार्यक्रम है, किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। कर्नाटक सरकार तभी बनी, जनता जेडीएस जो को है हरा ना, के किस बनी ना पार्टी को चुना कर्नाटक है। सरकार। सर, जेडीएस का वोट शेयर कटा तमाम आपने देखी होगी, तब जाके बनी ना। मैं वही तो कह रहा हूँ कि उसी कांग्रेस का साथ मंजूर होगा क्या जब इकट्ठे के एक अम्ब्रेला में कांग्रेस के नीचे आना होगा? नहीं 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 नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा वो सवाल बाद भी तो में वही हो। था। और अभी खलील जो- रहमान, आपको तो न्योता दिया नहीं टीआरएस को, क्योंकि टीआरएस के खिलाफ तो सीधी फाइट है तेलंगाना में कांग्रेस की। तो फिर कैसे माने कि अगर टीआरएस के खिलाफ ही कांग्रेस लड़ेगी, बाद में क्या एक साथ आ सर, जाएगी? न्योता या फिर दे- आप ए- किसी सर, एक आप मिनट, सर। किसी सर, ऐसे सर, किसी एक एक मिनट, विपक्ष सर। का हिस्सा होंगे जिसका हिस्सा सर कांग्रेस जी, नहीं है? सर जी, एक एक सेकंड, मिनट। खलील रहमान, फिर उसके बाद एक आलोक मिनट, सर के पास आता है। सर एक मिनट सर। आलोक जी, मुझे कहने दीजिए, फिर आप बाद में कह सकते हैं। नमस्कार जी, सबसे पहले मैं यहाँ कर्नाटक की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा वहाँ पे वर्डिक्ट दी, और जिसकी वजह से समझिए कल वहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मगर हमने ये गुज़िश्ता 5-6 दिनों में देखा है कि 13 तारीख से लेके 18 तारीख तक कि सीएम बनने के लिए कितने वहां पे दिल्ली में सिद्धरामैया जी और डीके शिव कुमार जी के बीच में क्या क्या बातचीत हुई। और डीके शिव कुमार साहब के जो भाई है डीके सुरेश, उन्होंने कहा कि आई एम नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन, और फिर वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। तो ये चीजें हैं। तो सबसे पहले मैं समझता हूं कि जो कर्नाटक की जो जनता है, जनता वहां की जो कांग्रेस के हित में जो विश्वास जताया है, मैं समझता हूं कि सबसे पहले कांग्रेस को उसके ऊपर खरा उतरना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 महीने 1 साल के अंदर फिर दोनों के बीच में वहां पे लड़ाई हो जाए। तो ये सबसे बड़ी वो है। तो हम शुरू से एक चीज मानते चल रहे हैं, और ये हम इसके ऊपर काम भी करते आ रहे हैं कि एक देश में ऐसा दल बने जिसमें ना बीजेपी हो और ना कांग्रेस हो। तो बिना बीजेपी और बिना कांग्रेस के, और वो मुमकिन है हमारे यहाँ। अगर आप देखेंगे सन 76 में इमरजेंसी हुई थी, उसके बाद जयप्रकाश नारायण ने एक, उसके बाद
मूवमेंट स्टार्ट किया था और वो मूवमेंट किस तरीके से आगे बढ़ा और उस वक्त की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी को जिस तरीके से हराया था। और आपने देखा है कि कांग्रेस का जो रवैया रहा है, खासतौर पे सिद्धरामैया जी ने जब जीतने के बाद उन्होंने जिस तरीके का इंटरव्यू मीडिया को दिया, मैं समझता हूं कि एक चीफ मिनिस्टर को उस तरीके का एरोगेंस नहीं बताना चाहिए। और हमारी यही है वो है कि बीजेपी गुज़िश्ता 9 साढ़े 9 सालों में देश में फेल हो चुकी है और कांग्रेस गुज़िश्ता 60 सालों में फेल हो चुकी है। इसकी वजह से बीजेपी को मौका मिला। टीआरएस तो अकेले तेलंगाना में लड़ेगी ना। ठीक है, एक सेकंड, रोहन भाई मुस्कुरा रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन पहले आलोक सर से कमेंट। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए भाई, टीआरएस तो अकेले तेलंगाना में लड़ेगी ना। आपने कहा कि माइनस बीजेपी माइनस कांग्रेस, बाकी और कौन से दल रह गए सर? टीएमसी को तो न्योता उन्होंने दिया, अखिलेश को तो न्योता दिया, नीतीश उनके साथ है। मुझे एक बात बताइए, बाकी स्टैलिन उनके साथ है, एक मिनट सर, तो पैन इंडिया और कौन सी पार्टी को साथ लेके आएंगे? फारूक अब्दुल्ला उनके साथ है, महबूबा उनके साथ हैं। आप नहीं, एक चीज मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो होता है न्योता हमारे यहाँ का एक ट्रेडिशन है। चाहिए। जब कभी नहीं, ये हमारे यहाँ का एक ट्रेडिशन है हिंदुस्तान का, भारत का। जब कभी भी कहीं नई सरकार बनती है तो चीफ मिनिस्टर के पास से न्योता जाता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी या अलायंस हो जाएगा। तो ये चीज आपको मान के चलना पड़ेगा। तो वहां पे जितने पार्टीज कल आएंगे वो जरूरी नहीं है कि कल कांग्रेस के साथ ठहरेंगे और कांग्रेस का हिस्सा बनेंगे। आलोक सर, वो जरूरी नहीं है कि वो कांग्रेस का हिस्सा बनेंगे। बिना बीजेपी बिना कांग्रेस के भी गठबंधन हो सकता है। और पहले कर्नाटक तो संभाल लीजिए, फिर आप संदेश दीजिएगा। 2 दिन चले 2.5 कोस सर, तैयारी तो की जा रही थी, तमाम विपक्षी एकता एक साथ होगी आलोक सर, या फिर अभी क्योंकि सबकी एस्पिरेशन है, जाहिर सी बात है अभी पत्ते कोई ज्यादा खोलना नहीं चाहता? देखिए सचिन जी, हम लोगों को मीडिया को जरूर लगता है, लेकिन सही बात यह है कि ये लोकतंत्र की जीत है। एक लोकतांत्रिक चुनाव हुआ जिसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि वोट मशीन में गड़बड़ हुआ है, कोई आरोप नहीं लगा रहा है, चाहे जेडीएस हो चाहे और विपक्ष की एकता इस पर निर्भर करेगी। जैसा ममता जी ने कह दिया, ममता जी नहीं आ रही, मायावती जी नहीं आ रही हैं, केजरीवाल जी नहीं आ रहे हैं, सबकी अपनी अपनी आगे के उम्मीदवार, नीतीश कुमार जरूर जा रहे हैं। और जो सूचना है कि वो वहां पर कोई तारीख तय करेंगे कि पटना में कैसे एक संयुक्त सारे नेताओं की बैठक हो। देखिए ये सही है कि जो चंद्रशेखर राव जी की चूंकि टीआरएस जिस तरह की है, अब तो राष्ट्रीय पार्टी है, इस दृष्टि से उनका जो महत्व रहा है, उनका कांग्रेस के साथ अच्छा रिश्ता था एक समय में। मुझे याद है दिल्ली में जब कविता जी यहाँ थी, जब हम एमपी के रूप में, तब वो कांग्रेस नेताओं से मिलती थी। लेकिन अब कांग्रेस से ही उनका मुकाबला होना है, तो कैसे वो चंद्रशेखर राव, चूंकि वो भी एक उम्मीदवार है, लेकिन देवगौड़ा जी के बनने के बाद सबकी महत्वाकांक्षा है कि मैं भी बन सकता हूँ। गुजराल जी के बनने के बाद केजरीवाल जी की स्वाभाविक है। इंद्र कुमार गुजराल दिल्ली नगर पालिका के तभी रहे, उसके बाद मंत्री रहे, लेकिन देखा जाए तो वो लोकसभा के चुनाव उन्होंने बहुत ही कम लड़े। तो इसी स्थिति में केजरीवाल जी की महत्वाकांक्षा है। तो अभी राहुल जी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकारेंगे कि नहीं, ये सवाल तो आने वाले महीनों में तय होगा। लेकिन हाँ, ये जो शक्ति प्रदर्शन है, इसको ये नहीं मानिए कि 200 सीट जब कह देंगे तो 200 सीट पे जहाँ सीधा मुकाबला है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, जहाँ जहाँ ऐसा सीधा मुकाबला होगा, हरियाणा, वहाँ पर देखिए कैसे स्थिति बनेगी। क्या उसमें कांग्रेस लड़ पाएगी? समाजवादी पार्टी से आप देखिए, क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सीटें दे देगी, आधी आधी हिस्सा देगी? वो कहेंगे आपका यहाँ तो ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं, आज तक इतने 20 साल में नहीं हुआ, तो वो सीटें नहीं देंगी। तब ये गठबंधन कैसे चल सकता है? ममता जी क्या अधीर रंजन चौधरी के लिए अपनी सीट खाली कर देंगी, जो वहाँ के नेता हैं, जो लगातार ममता के खिलाफ आग उगलते हैं? तो ममता जी किसी कीमत पर भी अपने लोगों की बलि दे करके कांग्रेस को नहीं, वो कहती है हाँ ठीक है भाई, जहाँ तुम्हारा प्रभाव है तुम कर लो, हम वहाँ विरोध नहीं करेंगे, गोवा में विरोध नहीं करेंगे, या उत्तर प्रदेश में विरोध नहीं करेंगे, लेकिन आप बंगाल में यदि अधीर रंजन चौधरी का तो विरोध करेंगे हम, अधीर रंजन चौधरी को तो नहीं जीतने देंगे, क्योंकि उन्होंने 10 साल में हमारी जिंदगी हराम कर दी है। सारी जांच कराने में तो सबसे ज्यादा कागज तो अधीर रंजन चौधरी देते हैं, ऐसा बताते हैं लोग, क्योंकि वो ममता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो ऐसे में कैसे किसी की एकता? नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, आज उनके बल पर कितना आगे होगा, ये एक देखने की बात। रोहन जी, ऐसा क्यों है? मतलब कि ठीक है, कांग्रेस हमेशा से कहती है कि बिना कांग्रेस के गठबंधन जो है वो पॉसिबल है ही नहीं। अब कांग्रेस अगर पैन इंडिया इतनी बड़ी पार्टी है तो क्यों जो है रीजनल पार्टीज जो हैं वो पहले से ही कन्नी काटने लगती हैं? यहाँ पर केजरीवाल अलग से ये गठबंधन की बात करने लगते हैं, ये टीआरएस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, वो अलग से ही कह रहे हैं माइनस बीजेपी माइनस कांग्रेस। क्यों ऐसा नहीं है कि एक ही बोर्ड पर आकर के जो है चीजों को इकट्ठा दिखाया जाता? फिर इसका बेनिफिट तो पर भारतीय जनता पार्टी ले जाती है।
देखिए सचिन जी, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं उन सब ने देखा होगा। अभी हम वेस्ट बंगाल की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक बाई इलेक्शन हुआ जहाँ पे ममता जी सालों से जीत रही थी, वहाँ कांग्रेस पार्टी जीत के आई। तो कहने का मतलब जब असेसमेंट हो, देखिए कोई भी जब साथ चलने का एक निश्चय होता है तब विन विन सिचुएशन एक कहा जाता है मैनेजमेंट में। जब तक विन विन सिचुएशन नहीं होगी, ना कांग्रेस के लिए ना उस पक्ष के लिए ठीक होगा। तो हर पार्टी को कांग्रेस के साथ बैठकर एक विन विन सिचुएशन का एक मॉडल खड़ा करना पड़ेगा कि सबके लिए क्या है। एक असेसमेंट होना चाहिए कि हाँ हमारी स्ट्रेंथ ये, उसमें फिर बार्गेनिंग पावर नहीं होता है। रियलिटी में क्या असेसमेंट है, क्या बार्गेनिंग, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, उसके ऊपर से असेसमेंट होना चाहिए और उसके ऊपर आप साथ में जुड़ सकते हैं। पर मुद्दा यहाँ पे जो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है, हम लोग पहले देख रहे थे कि कर्नाटक के पहले भी सारे पार्टी कहती थी, अभी एक पार्टी तेलंगाना से है वो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कह रही है नाम बदलने से। सबको एक चीज समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या है ग्राउंड पे। प्रैक्टिकल सिचुएशन ग्राउंड पे ये कि हर स्टेट में अगर बीजेपी से कोई डायरेक्ट टक्कर ले सकती है तो कांग्रेस पार्टी उसके कार्यकर्ता है। कितनी भी प्रताड़ना हो, कितनी भी ब्लैकमेलिंग हो, कितना भी दबाव डाला जाए, पर कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से भाजपा से लड़ रही है। तो सबको एक रोल समझना पड़ेगा और जब तक कोई, हर पार्टी, और कांग्रेस भी मैं मानता हूं कांग्रेस को भी अपना रोल समझना पड़ेगा, जब तक हर पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर विन विन सिचुएशन का क्रिएट नहीं करेगी तब तक डिबेट में बैठ के कभी भी आप साथ में नहीं मिल सकते। हाँ, मुद्दा है कर्नाटक की जीत ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरे देश में दिया है कि पॉजिटिव राजनीति नकारात्मक राजनीति को हरा सकती है। 5 गारंटी नकारात्मक मुद्दों को हरा सकती है। सबके लिए अच्छा है, सारी विपक्षी पार्टी के लिए अच्छा है। जब कांग्रेस ने एक शुरुआत की है कि पॉजिटिव मुद्दे पे इतने बड़े राज्य में जहां पे बीजेपी से डायरेक्ट टक्कर थी, अगर बीजेपी को करारी शिकस्त दी है तो ये एक सबसे बड़ा लेसन है दूसरी पार्टियों के लिए भी किस प्रकार की फ्यूचर में राजनीति होने वाली है। और इसमें कांग्रेस के नेतृत्व में सारे लोग जुड़कर अगर विचारधारा को, इस विचारधारा की लड़ाई में जुड़ना चाहे तो वेलकम है, क्योंकि हमको देश बचाना है, हमको लोकतंत्र बचाना है। कर्नाटक में क्या हुआ सचिन जी, जो मैसेज जनता का था वो इनके अहंकार के खिलाफ था। लोग थक चुके थे, आप किसी को भी पूछो, हर आदमी ये कहता था कि हम प्रेशर में, छोटा व्यापारी वो बेचारा डरता रहता था कहीं अगर कोई उनके ऊपर प्रेशर डाल देगा। लेकिन नोन भाई इनको न्योता तो देना था, इनको न्योता तो देना था। बड़ा दिल तो फिर कांग्रेस भी दिखाती ना, फिर इनको न्योता देना था सर। टीआरएस को न्योता देते सर, जगन को बुलाते है ना, कि पिनराई विजयन को भी बुला लेते सर, केजरीवाल साहब को भी न्योता दे देते, न्योता तो देते, बड़ा दिल तो दिखाते। फिर ये भी समझते कि हाँ अगर कोई मादा ले सकता है और जिसने लिया है जीत के दिखाया तो वो कांग्रेस है। नहीं, जब तक जिसकी नीयत, देखिए हम उसके साथ ही खड़े रहेंगे जिसकी नीयत साफ है, हम उसके साथ ही खड़े रहेंगे जो सही में दिल से भाजपा से लड़ने को तैयार है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। हमने कई पार्टियां देखी हैं कि जहां उनके खड़े रहने से भाजपा को फायदा हुआ है। हमने नहीं देखा क्या, कितने राज्य के चुनाव है, गोवा में ऐसा हुआ है, उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ है, काफी राज्यों में हुआ है। तो हम भी हमारा असेसमेंट कर रहे हैं कि जब कोई पार्टी ये कहती है कि भाजपा के खिलाफ खड़ी, तो सही में वो खड़ी है क्या, सही में क्या वो भाजपा को फायदा दे रही है, भाजपा को नुकसान कर रही है। वो कांग्रेस पार्टी का लीडरशिप का असेसमेंट है और उस हिसाब से उनको जो लगा कि जो पार्टियां ईमानदारी से भाजपा के खिलाफ लड़ना चाह रही है वो वेलकम है। और दूसरी एक चीज, आई थिंक एक पैनलिस्ट ने आपके उसमें कहा कि हमारी एक जीत हुई एक राज्य में, हम लोग सबको निमंत्रण दे रहे हैं, जरूरी नहीं है कि इससे कोई राजनीति तय हो गई। आज कई पार्टियां बेचारी ऐसी है, राहुल जी ने कहा था कि सामने नहीं आ पा रहे क्योंकि उनके ऊपर आज प्रेशर है, उनके ऊपर केसेस है, कहीं ना कोई एजेंसी का दबाव आ जाएगा, तो इसीलिए कई पार्टियां सामने नहीं आ रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हम उनके साथ काम नहीं करेंगे या वो हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। बहुत टाइम है 2024 को, पर एक शुरुआत जो कर्नाटक से हुई है हमको उसको आगे लेके मिलके लेके जाना है, एक सकारात्मक राजनीति को आगे लेके जाना है, जनता के मुद्दों को आगे लेके जाना है और भाजपा की जो विभाजनवादी नीति है उसको हराना है। ठीक है, मनोज जी बोलिए, फिर उसके बाद घनेंद्र। सचिन जी देखिए, ऐसा है कि आपने सभी विपक्षी दलों को ही बैठा रखा है, कम से कम मुझे पूरा पर्याप्त समय दीजिएगा, मैं एक ही बार बोल पाया हूँ। तो ये बीजेपी वर्सेस ऑल है ना, तो तो मैंने सबका एक एक कमेंट ले लें तो तभी तो फिर आपके पास आऊंगा ना सर। ये जनता वर्सेस बीजेपी है। देखिए ऐसा है कि दूल्हा तैयार है, सुन लीजिए, अभी दूल्हा तैयार है, जिन जिन को निमंत्रण मिला है वो भी असमंजस में है कि जाए कि ना जाए, जिसको नहीं मिला वो तो कह रहे हैं अच्छा ही हुआ नहीं मिला, तो अच्छा हुआ, कम से कम ये लोग बंटाधार कराने वाले हैं। क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी अभी बड़ी बड़ी डींगे मार रहे हैं, 18 राज्यों में इनका एक सांसद नहीं है, और बड़े बड़े 4 राज्यों की गिनती करा देता हूं मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार। इनसे जरा रोहित जी से पूछे कितने इनके सांसद है। उत्तर प्रदेश में 1 सांसद है, आप महाराष्ट्र में चले जाइए 1 सांसद है इनका, बिहार के अंदर 0 सांसद है, पश्चिम बंगाल में भी इसे कमोबेश ऐसा ही हाल है। तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को ये छत्रप भी इनको तवज्जो नहीं दे रहे, उसका एक ही कारण है कि कांग्रेस पार्टी की साख गिरी हुई है। और कांग्रेस पार्टी इस तरह के कितने ही गठबंधन पहले भी बनाती थी। ये सचिन जी यूपीए 1 में और यूपीए 2 के वही सारे साथी हैं जो लगातार हमारे से विपक्ष में लड़ते रहे हैं। लेकिन मैं जिनको न्योता नहीं मिला,
जिनको न्योता नहीं मिला उनके लिए मैं कहूंगा ना खुदा मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब देखिए केसीआर जी चाणक्य बन के निकले थे, खुद की 7-8 सीटें आते हैं उनकी तेलंगाना में, उसके बावजूद भी चाणक्य बने कि देखिए मैं चाणक्य हूं। वहां नीतीश कुमार जी को देखिए जो महागठबंधन बना करके 2014 में हमारे खिलाफ लड़े, मात्र उनकी 2 सीटें आई थी, वो चाणक्य बन के घूम रहे हैं। अभी शरद पवार जी के बारे में बात करता हूं, 2014 में भी 4 सीटें ली थी उन्होंने और 2019 में भी 4 सीटें उनको महाराष्ट्र में आई थी, वो भी चाणक्य बन के घूम रहे हैं। मैं पूछता हूं कि सारे चाणक्य है तो चंद्रगुप्त कौन है? तो चंद्रगुप्त तो कोई है नहीं, चंद्रगुप्त तो माननीय नरेंद्र मोदी जी है। और एक बात मैं बता दूं, जो गारंटी की बात कर रहे थे रोहन गुप्ता जी, कम से कम कर्नाटक जैसा नाटक है ना, जैसे राजस्थान जैसे नाटक हुआ, ऐसा कर्नाटक में मत कीजिएगा। आप लोगों ने गारंटियां दी, बोले कि 3500 रुपए रोजगार भत्ता देंगे, आपने छत्तीसगढ़ में भी गारंटी ली थी, ऋण माफ करेंगे। राजस्थान में तो मेरे यहाँ तो ऐसा हाल हो गया था कि आपने तो उन ऋण माफ क्या, आपने तो उनकी जमीन की कुर्की के नोटिस डलवा दिए थे और वहां 32% बेरोजगारी बढ़ गई है। सड़क पर आपके नेता लड़ते रहते हैं, आपस में एक दूसरे को गाली गलौज करते रहते हैं, जनता त्राहिमाम करती रहती है। जनता के जनादेश का अपमान आप लोग जो आला कमान बेटा बेटी माई जमाई जो तय करते हैं आपके, मेरा निवेदन है कि कम से कम इस बार ऐसा नहीं देखने को मिले, क्योंकि आप गारंटी तो देते हैं लेकिन झूठ बोल देते हैं, झूठ बोलकर आते जरूर है लेकिन धरातल पे कुछ करते नहीं है। बस आपकी अति महत्वाकांक्षा में पूरी जनता का जनादेश जो है धराशायी हो जाता है। और एक बात और सचिन जी मैं बता देता हूं, कि मैं पूछना चाहता हूं, केसीआर के यहाँ नेता बैठे हुए हैं, जरा ये बताएं, ये अगर अपील करेंगे तो उत्तर प्रदेश में क्या फायदा होगा? अभी मैं अखिलेश यादव जी अगर अपील करेंगे तो मुझे बताइए कि यहाँ कर्नाटक में क्या फायदा होने वाला है? इनके साथ लगातार हम लोग विपक्ष में ऐसे ही लड़ते रहे हैं। ठीक, मुझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि आपने सबके लिए कहीं ना कहीं एक स्टेटमेंट पॉइंट किया। छोटा कमेंट में सबसे लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले रोहन गुप्ता, उसके बाद घनेंद्र। देखिए, भाजपा की मजबूरी देखिए, आज एक राज्य में इतनी बड़ी हार हुई है। कल तक बोल रहे थे कि हम लोग जीतेंगे, कर्नाटका में मोदी जी का शो हो गया, अब हम जीतेंगे, बजरंग बली का नाम लिया, हिंदू मुसलमान के हर तरीके से पराजित हो गए। आज उनको शर्म आनी चाहिए। मुख्य हाथ का कारण क्या? यहाँ पे 40% कमीशन गवर्नमेंट की। मैं बीच में आपके नहीं बोला था, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, ये तरीका नहीं है। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। ठीक है सर, वोट प्रतिशत है 36%, लेकिन सीटें घटी है ना सर। ठीक है सर, वोट प्रतिशत है, लेकिन कर्नाटक की वही चीज दिखाता है ना, वोट प्रतिशत जो है वो कम भी रहता है लेकिन सीटें ज्यादा हो जाती है। ठीक है, एक बार आप रोहन की आवाज काफी देर बाद ठीक हुई थी, एक सेकंड। 25 लोकसभा सीटें जीत के आए थे कर्नाटक में। देखिए, दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि 66 सीट से वो लोग अगर खुश हैं तो हम तो खुश हैं, उनकी मॉरल विक्ट्री पे उनको धन्यवाद। देखिए, आज राजस्थान की बात करें, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं, राजस्थान सरकार ने 4 साल के बाद में 73% वादे जो मैनिफेस्टो में दिए हैं उसको पूरे करने का एक कंप्लायंस रिपोर्ट जारी किया। मुझे बताइए किस भाजपा सरकार की हिम्मत है? मैं कर्नाटक में था, यहाँ पे 600 वादे जनता से किए थे, उसमें से 10% वादे ये लोग पूरे नहीं कर पाए और 40% बेरोजगारी है, आपको पता होना चाहिए। का कारण यही है, बेरोजगारी है। एनसीआरबी का डेटा उठा के देखिए, रेप में नंबर 1 बन गया है, बलात्कार में नंबर 1 बन गया है राजस्थान की 8 करोड़ जनता त्राहिमाम कर रही है। आपको पता नहीं है, शायद आपको दिखाई नहीं देता राजस्थान। जब 73% अरे आपको एनसीआरबी का डेटा नहीं याद है? नहीं, एनसीआरबी का बताइए, सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार आपके मंत्री और मंत्रियों के बेटे भी फंसे हुए हैं। 10% वादे पूरे नहीं कर पाए और 40% कमीशन सरकार इसीलिए सरकार बनने के साथ तो आपने 3 रुपए पेट्रोल डीजल के बढ़ा दिए थे। कहां से महंगाई कम करने की बात करते हैं आप लोग? जनता के साथ करें, आपके नेता सब कुछ करते हैं, सड़क पर लड़ते हैं, सिर्फ ये काम है कि जनता को किए गए में कैसे पूरे गए, वो हम गारंटी की बात करें, वो कोई भी हमारे वादे की बात करें, हम टाइम बाउंड में सारे वादे पूरे करने में बिलीव करते हैं और भाजपा की जुमलाबाजी को तवज्जो देते रहेंगे। आप अपने अहंकार में रहिए, जनता आपको और चमत्कार दिखाएगी। आप ऐसे ही करते रहिए, आप अहंकार दिखाइए, हिंदू मुसलमान कीजिए, जनता को और चमत्कार दिखाएगी। जनता के मुद्दों पे बात कीजिए। लेकिन मनोज जी, आज के दिन तो कम से कम ये कह सकते हैं, ठीक है आप विपक्ष का मौका लौड़ाइए या कुछ भी कीजिए, कोई कहां से कुछ करेगा, सवाल हो सकते हैं, लेकिन आज के दिन तो कर्नाटक की जनता ने तो चुना ही है ना उनको। सर वो आ रहे हैं तो आपको तो इसकी बधाई देनी चाहिए। रही बात तो जो विपक्ष की चुनौतियों की, वो आप अपने तरीके से एनालिसिस उसका कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बधाई दे रहे हैं। नहीं ठीक है, वो ठीक है, वो आज के दिन चलो ठीक है, उनका दिन है, कल उनका दिन है, तो चलिए कम से कम इतनी शुचिता जो है हम रखते हैं। गनेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद खलीकुर रहमान में आपके पास आता। आज भी स्वीकार नहीं कर रहे अपनी हार, अभी भी अहंकार में घूम रही है लोग। ठीक है गनेंद्र, फिर खलीकुर रहमान साहब।
देखिए आप लोग वो सचिन लोग जी आज हैं वो जो कह क्या रहा हार में क्या है कि जीत में देश किस के अंदर कितनी भयभीत में मनोज जी करता को हूं, चुप कब करा जो दीजिए। भी मिला, मनोज जी ये भी तरीका सही, ठीक वो भी नहीं है। सही। मनोज जी एक ये सेकंड, तरीका ठीक नहीं है, करते हैं, चुप आगे कराइए। मनोज जी एक सेकंड देखिए, रोहन चुप हो गए ना, एक सेकंड। हाँ, क्या तरीका है? देखिए आज वो कह देखिए, रहा है दो-दो कि मंत्री देश जिनके के जेल में अंदर हैं, एक वो बोलेंगे, अभी तो अहंकारी कोई नहीं उनसे। और तानाशाही शासन की सरकार चल रही है। इस तानाशाही शासक को और अहंकारी राजा को ये लग रहा है कि शीश लोगों महल को बनाइए कुचल आप दो, तो। गिरफ्तार करवा दो, झूठे केस करवा दो, सीबीआईडी के झूठे केस करवा के जेल करवा दो, लेकिन इनसे अरे कोई आपको तो सवाल न निमंत्रण पूछे भी नहीं मुद्दों मिला पे भाई साहब। कि ये नरेंद्र मोदी जी कहते थे दो 56 मंत्री इंच की जेल में हैं छाती है, आपके। आज 56 इंच की छाती सो रही है और ये लोग यहाँ पे इस तरीके का नाटक करें। देश कह रहा है कि रोजगार दो। नहीं ये तो कह चुनावी रहा है भाषण हो गया ना, ये तो उस दिन रोजगार जब आप देंगे, नहीं ये तो जब जेल सभा में। करेंगे केजरीवाल साहब उस दिन बोलेंगे ना, ये तो कितने चुनावी बड़े- भाषण हो गया। कितने बड़े- मैं ये कह रहा हूँ, इनसे मैं ये कह रहा हूँ, नहीं नहीं मेरी बात सुनिए घनेंद्र, ये तो चुनावी भाषण हो गया, उस दिन आप करेंगे फिर जनता इसके ऊपर मोहर लगाती है ना, वो ये भाषण जो हम उस दिन देंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ घनेंद्र, जो रोहन कह रहे थे कि कर्नाटक की जनता ने ये दिखा दिया कि अगर बीजेपी से कोई सीधी फाइट ले सकता है और उसे हरा सकता है तो वो कांग्रेस ही है, तो ये बाकी दलों को भी मानना पड़ेगा बनिस्पत इसके कि बीजेपी को फायदा पहुंचे या बीजेपी का वोट जो है बीजेपी का वोट कंसोलिडेट हो, हमारा जो है लीडरशिप उनको ये मानना पड़ेगा, तभी 2024 संभव होगा। घनेंद्र, तभी मैं कह रहा था कि आपको ये अगुवाई हाँ सचिन पिछले 10 सालों से देश देख रहा है कि कोई एक नेता जो नरेंद्र मोदी से आंख में आंख डालकर बात करता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है, जो नरेंद्र मोदी से सड़क से लेके संसद तक शीश संघर्ष महल कर रहा बनाने है। वाले जिस आदमी ने एकमात्र इस देश को देश राज के दिखाई नेता है आज जो अरविंद मुख्यमंत्री केजरीवाल आवास को के शीश मॉडल महल को बना कॉपी लेता करके है। लोग चुनाव लड़ते एकमात्र हैं। क्या ऐसे मैं ये नेता मानूं, है क्या मैं ये कि मानूं, दो-दो मंत्री क्या मैं ये जेल मानूं, के ठीक है अंदर ठीक है ठीक है और बोलते नहीं हैं ठीक है, कि अगर आप आपका इसके ऊपर ये रिबटल है, एक सेकंड मनोज जी एक सेकंड, मनोज जी मैं आपके पास आऊंगा ना, हम थोड़ा सा चुनावी गणित भी समझना चाह रहे हैं ना, फिर मैं आलोक जी के पास पहुंचूंगा। ठीक है, अगर आपका नहीं सर ठीक है घनेंद्र जी फिर भटक गए, फिर थोड़ा सा भटक गए, एक सेकंड सुनिए सर घनेंद्र जी, मैं ये कह रहा हूं कि अगर यही गणित है कि अगर कोई आदमी पिछले 9 साल से कोई आंख में आंख डाल करके अगर सामना कर रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल है, तो क्या मैं ये मानूं, ये आपका जवाब है रोहन जी को कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को भी अरविंद केजरीवाल का नेतृत्व को स्वीकार करना पड़ेगा, वही जो है डायरेक्ट फाइट ले सकते हैं, क्या ये जवाब है आपका? मैं कह रहा हूं देश को अरविंद केजरीवाल जैसे नेता की जरूरत है, जो गरीब की बात करता है, मजदूर की बात करता है, किसान की बात करता है, महिलाओं की बात करता है। देश को एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए, देश को एक विजन वाला प्रधानमंत्री चाहिए, जो विजन अरविंद उसके लिए केजरीवाल सीटें भी के तो पास चाहिए है। ना, फिर सीटें कहां से लाएंगे? उसके लिए लोकसभा में सीटें भी तो चाहिए, मेजोरिटी भी चाहिए, कहां से लाएंगे? आंध्र कैसे लड़ेंगे, तमिलनाडु कैसे लड़ेंगे, तेलंगाना कैसे लड़ेंगे? मुझे एक बात बताइए ना, तेलंगाना कैसे लड़ेंगे, बंगाल कैसे लड़ेंगे, सीटें कहां से लाएंगे? कुछ तो कोई फॉर्मूला होता है ना सर। सचिन मैं कह तो रहा हूं देश लड़वाएगा, देश अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को एक्सेप्ट कर रहा है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक लोग कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस चाहिए, जहाँ गरीब आदमी दो को स्टेट फ्री में है अभी, आप ठीक है पानी नेशनल मिलता हो, पार्टी है, लेकिन महिलाओं कुछ की तो यात्रा फॉर्मूला फ्री होता है ना, सिर्फ होती ऐसे हो, कह देने भर से तो नहीं हो यात्रा जाता ना। होती ठीक हो। है खलील रहमान साहब, अरे देश कहीं ना के कहीं लोगों आपको ने भी ये मानना गठबंधन पड़ेगा कर ना लिया कि अगर केजरीवाल डायरेक्ट के साथ। पंगा, अगर डायरेक्ट जो है वो कहीं ना कहीं सामना किया तो वो किया कांग्रेस ने और जीत करके आई कर्नाटक में। ये तो 2024 से पहले का एक सबसे बड़ा जो है प्रूवन एग्जाम्पल हुआ ही है, तो इसमें देखिए मैं क्या बताना हर्ज है? चाहता तो हूँ, आपको मानना पड़ेगा। मैं बताना चाहता हूँ कि कर्नाटक में ठीक है कांग्रेस ने जीता है, मगर वेस्ट बंगाल में क्या हुआ? वेस्ट बंगाल में टीएमसी ने डायरेक्ट भाजपा का मुकाबला किया और वो वहां पे जीती। तो और यूपी में क्या हुआ? यूपी में कांग्रेस कहाँ है? और दूसरे अगर आप स्टेट्स में देखें क्या है? और रहा तेलंगाना में आज 2014 का इलेक्शन आप देखिए, फिर उसके बाद 2018 का इलेक्शन देखिए, तो कांग्रेस आज दिन ब दिन उसका जो वोट शेयर है वो घटते जा रहा है। और कांग्रेस जो है आज अगर आप सारे देश में देखेंगे कि वो रीजनल पार्टी से थोड़ी बड़ी रीजनल पार्टी बन गई। इट इज बिकम अ लिटिल बिगर रीजनल पार्टी देन द रीजनल पार्टीज। और रहा भाजपा के जो प्रवक्ता है वो कह रहे थे कि भाई कि बीआरएस पार्टी अपने 7-8 एमपी को लेके क्या करेगी। मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि सन 1986 में भाजपा के सिर्फ 2 एमपीज थे और आज भाजपा के कितने एमपीज हैं? तो यहाँ पे देखिए राजनीति में तो कह रहा हूँ ना, ठीक है सवाल मेरा तो वहीं पेच फंस जाता है। फिर मैं आलोक सर और मेरे जो 2 और पैनलिस्ट उनके पास आता हूँ, फिर मनोज जी और रोहन दोबारा आपके पास आऊंगा। सर यही मेरा पेच फंस जाता ना, जो आलोक जी ने कहा, जो सवाल आलोक जी ने किया कि भैया केसीआर कैसे पंजाब में वोट दिलवा देंगे सर, जगन कैसे यूपी में आकर के कह देंगे कि मोदी को हराना है तो आइए वोट डाल देते हैं।
या फिर कैसे जो है बाकी और तमिलनाडु की AIADMK जो है वो आकर के नॉर्थ में अपना वोट मांग लेगी? नहीं, देखिए सीधी हमारी पॉलिसी बिल्कुल सही है। जहां जहां रीजनल पार्टीज का अपना जोर है, जहां जहां रीजनल पार्टीज है, उनके साथ जितने लाइक माइंडेड पार्टीज है उनके साथ अलायंस होगा, उनके साथ हम बैठेंगे, उनके साथ बात करेंगे और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अगर वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में दीदी के साथ हम रहेंगे, दीदी के साथ चुनाव लड़ेंगे, समझिए आप मिलके समझे। तो जहां जहां है उनके, ये कांग्रेस की जो एरोगेंस है कि वो बिग ब्रदर जो बनकर रहना चाह रही है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की वो अपने एरोगेंस से नीचे आना पड़ेगा और बैठ के। ठीक है, कांग्रेस आपको मंजूर नहीं है। आलोक सर, कांग्रेस इनको मंजूर नहीं है। एक बिना कांग्रेस के फ्रंट है, एक बिना कांग्रेस बिना बीजेपी के लिए जो है वो खुद को एक केजरीवाल साहब तो एकला चलो रे भी चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब ऑफ गवर्नेंस जो है पूरी लोकसभा जीत लेगी। देखिए सचिन जी, कोई शक नहीं है कि जब ये नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार का एक बड़ा वोट है और यूपी का है, महाराष्ट्र का है, तमिलनाडु का है और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सबसे बड़ी बात देखिए जिस तरह से आप कर्नाटक में JDS के नेता जो देश के प्रधानमंत्री रहे, कुमार स्वामी जिस तरह से मुख्यमंत्री रहे, यदि वो भी साथ नहीं दे सकते तो फिर इसलिए इस गठबंधन में राहुल गांधी को स्वीकार करना होगा। ये तो बात मानने की तैयार। अभी तक क्या था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में नहीं दिखते थे। कर्नाटक के चुनाव के बाद, इसके पहले भी कई लोग कह चुके हैं। वैसे तो अभी एक दिन उनके ही पार्टी के जो है आचार्य प्रमोद ने तो कह दिया कि प्रियंका गांधी को ही स्वीकार करिए। तो कांग्रेस पार्टी का दावा है सर्वाधिक सीटें और प्रधानमंत्री का दावेदार राहुल गांधी। या तो राहुल गांधी का नेतृत्व तो घोषित अघोषित रूप से स्वीकार करने पर ही समझौते होंगे और उस समझौते के परिणाम क्या होंगे, ये एक शक्ति। और मैं तो मानता हूं कि जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी का जिनको भी मान्यता मिली है, वो पूरी कोशिश करके देखें। इस बार का चुनाव तो निर्णायक चुनाव भारतीय प्रजातंत्र के लिए होगा। रोहन जी, क्या राहुल गांधी का चेहरा ही विपक्षी एकता में सबसे बड़ा रोड़ा, अगर इसे ऐसे समझा जाए तो? क्योंकि राहुल गांधी, उनको लगता है क्योंकि राहुल गांधी, जाहिर सी बात है, राहुल गांधी के फेस से कॉम्प्रोमाइज थोड़ा ना करेंगे कि केजरीवाल मुख्यमंत्री तुम बन जाओ या फिर YSR तुम बन जाओ मुख्यमंत्री, जगन तुम प्रधानमंत्री बन जाओ। मतलब क्या ये जो है विपक्षी एकता में एक सबसे बड़ा रोड़ा कि कांग्रेस पार्टी हर एक फ्रंट पर ये कहती है भाई हमारी तरफ से अगर कोई चेहरा है तो राहुल गांधी है। देखिए, हमको एक चीज समझनी पड़ेगी, कोई भी चीज जनता तय करती है, डिबेट में बैठ के तय नहीं होता है। अभी एक पार्टी के जो प्रवक्ता बात कर रहे थे, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब परिणाम आते हैं उससे तय होता है कि जनता किसके साथ जाने को तैयार है। जो अभी राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, जो उसमें मेजरली बीजेपी और कांग्रेस की डायरेक्ट फाइट है, जो चुनाव हो गए उसमें भी कांग्रेस और बीजेपी की मेजर फाइट थी। काफी पार्टी है जिनके प्रवक्ता यहाँ पे बैठे थे, उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए और क्या हाल हुआ कर्नाटक में हम सबने देखा। ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं हुआ है। मेरा मुद्दा सिर्फ ये, देखिए कांग्रेस कुछ नहीं कह रही, कांग्रेस सिर्फ ये कह रही कि जो जनता जनार्दन का फैसला है उसके साथ सबको जाना चाहिए। कर्नाटक में जनता जनार्दन ने फैसला कर दिया, आगे वाले जो हमारे राजस्थान आ रहा है, छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, मध्य प्रदेश आ रहे हैं, सब जगह पे जनता का फैसला मान्य होगा और उसके बाद तय करें। अगर आपको लगता है कि भाजपा को हराना है, अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है, अगर ईमानदारी है तो सब मिलकर लड़ाएंगे। आपको लगता है कि नहीं हम लोग मजबूत है, हम हमारे तरीके से करेंगे, तो फिर वो आप सब करिए। मुद्दा यहाँ पे बैठ के तय नहीं होगा। ये राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा थी। एक मिनट सचिन जी, सिर्फ एक मिनट, मेरी बात को खत्म होने दी जाए। भारत जोड़ो यात्रा जो 21 दिन पहले हम लोग सब कहते थे कि भारत जोड़ो यात्रा में कोई लोग जुड़े नहीं, तो क्या हुआ? भारत जोड़ो यात्रा का ही प्रताप है कि 21 दिन जो यात्रा कर्नाटक में रही, एक माहौल बदल गया, मुद्दे ही बदल गए। मुद्दे 40% जो कमीशन गवर्नमेंट है उसके ऊपर चले गए, करप्शन के ऊपर चला गया, गवर्नेंस पे चले गए। यही तरीका है राहुल गांधी जी का कि मुख्य मुद्दों से जो भाजपा ध्यान भटकाती है उसको प्यार के रास्ते से जनता से मिलकर मुख्य जनता के मुद्दे पे चुनाव लड़िए। कांग्रेस हो बीजेपी हो, अगर कांग्रेस अपनी गारंटी पूरी नहीं करती आप डिबेट कीजिए, मैं जवाब देने को तैयार हूं। मुद्दों पे ध्यान बात कीजिए, भटकाइए मत। जनता भटकेगी नहीं, जनता अपने राशन के लिए, अपने बेहतरी के लिए, अपने भविष्य के लिए वोट करेगी। आपके अपमान के लिए जनता वोट नहीं करेगी। मनोज जी आपके पास वापस आता हूं, लेकिन मैं 20-20 सेकंड सिर्फ कांग्रेस का ठीक है क्योंकि उन्होंने गुरुराज खुल्लर और TMC का नाम भी लिया, मैं एक 20-20 सेकंड का कमेंट उनसे ले लूं। अगर यहां पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी जीतने में कामयाब हो जाती है गुरुराज जी कांग्रेस, तब तो लोहा मानेंगे 2024 से पहले, तब तो लोहा मानेंगे, तब तो कहेंगे कि हाँ भैया आप ही का सहारा है कि बीजेपी को आप हरा सकते हैं या नहीं?
नहीं नहीं, हर एक स्टेट में कैसे हरा सकते हैं? अभी देखिए 3 राज्यों में कांग्रेस का पार्टी आ गया, समझ लो आप, बीजेपी को हरा के पार्टी आ गया। राजस्थान में रीजनल पार्टी नहीं है, और मध्य प्रदेश में उतना बड़ा कोई रीजनल पार्टी नहीं है। और अभी देखिए तेलंगाना और आंध्रा में क्या है, रीजनल पार्टी है, कर्नाटक में रीजनल पार्टी है, और वेस्ट बंगाल में है। और वहाँ पे इनका गवर्नमेंट है क्या? कांग्रेस का नहीं है, ना बीजेपी का गवर्नमेंट है, नहीं। अभी कांग्रेस में तो, कांग्रेस का गवर्नमेंट तो कर्नाटक में अभी बना है। और इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस अपने बलबूते पर गवर्नमेंट बनाया है, सिर्फ नंबर के आंकड़े पर है ये गवर्नमेंट। और किस मुद्दे पे आके ये कैसे वोट पड़े और कैसे जीत के आए, यानी कि उनको भी नहीं, मालूम ठीक है, है, ठीक जनता है, को ठीक भी है। मालूम है। आपने क्लैरिटी दे दी। 3 और- राज्य जीत और भी जाते एक हैं तो मिनट भी ये सर, मानेंगे नहीं, क्योंकि कांग्रेस साउथ में को- कांग्रेस कहीं कांग्रेस नहीं। को- ठीक है, ये- नो विजय सर, उपाध्याय, फिर उसके बाद कांग्रेस मनोज यादव। कांग्रेस विजय को उपाध्याय, सबको लेके जाना अगर ये चाहता तीनों है राज्य तो अपने कब्जे ठीक में है। कर लेती तब तो दीदी को राहुल मंजूर होंगे। देखिए ऐसा है कि ममता बनर्जी छात्र राजनीति से उतरी, 7 बार सांसद रही, 3 बार मुख्यमंत्री और जीती, कैबिनेट मंत्री केंद्र में रही। उन्होंने अपने समूचे जीवन को गरीबों और दलितों के लिए न्यौछावर कर दिया और उनकी लड़ाई वो लड़ रही है। अब वो चाहती हैं कि भाजपा हटाओ, देश बचाओ। ये देश की डिमांड है। कैसे इसलिए हटाओ? उन्होंने अपना वही प्रपोजल तो पूछ रहा हूं रखा। सर, कैसे हटाओ? कांग्रेस की अगुवाई में हटाओ या फिर दीदी की अगुवाई में हटाओ? हम तो बोल रहे हैं कांग्रेस 203 पे जहां मजबूत है लड़े, और जहां पार्टी ममता बनर्जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ है, बिहार में के नेतृत्व में चुनाव कांग्रेस संग रहे, अखिलेश जी और यूपी में अखिलेश जी के नेतृत्व में चुनाव हो, और सुविधा क्या है? ठीक है, आपका- मनोज यादव। जहां जो तो कुल मिला के कमोबेश कहीं ना कहीं ये लग रहा है, ठीक है, फिलहाल अभी हो सकता है एक मत नहीं, एक सहमति नहीं है, राहुल गांधी का चेहरा, तो 100 तरह की चीजें हो सकती है, जैसे आलोक सर ने कहा। लेकिन कहीं ना कहीं जो कि यूपीए 1 यूपीए 2 के वक्त भी हुआ था, अगर विपक्ष कहीं चाहे, या ये इच्छा शक्ति तो है, कम से कम आपके तो खिलाफ है, जरूरत पड़ी तो आपके खिलाफ, आपको हटाने के लिए आ भी सकते हैं। देखिए सचिन जी, जिस तरह से इस टीवी डिबेट में दिख गया है कि एक विपक्षी एकजुटता कितनी है, इसको कहते हैं सर मुड़ाते ही ओले पड़ना। और सचिन जी एक बात मैं बता दूं कि जिस तरह से ममता दीदी ने 23 दलों की एक रैली की थी कोलकाता के अंदर, मात्र 22 सीटें उनको आई थी। आम आदमी पार्टी का तो एक ही सीट है अभी लोकसभा के अंदर। लेकिन मेरा विषय यह है कि 2018 का एक मैं तथ्य बताना चाहता हूं। 2018 के अंदर सूडो सेक्युलर गैंग, लिबरल गैंग और सूरमा जो सियासत के सूरमा थे, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ हार गए हैं, राजस्थान हार गए हैं ये लोग, और मध्य प्रदेश हार गए हैं। और 2019 के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी 303 सीटें लेकर के जीत करके आए थे। मैं इसके लिए कहता हूं, तू नहीं तो तेरी दुस्तू हुई सही। दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है, ये कितना ही आप गठबंधन बना लीजिए, ये चाय पानी तक ठीक है, टीवी डिबेट तक ठीक है, आपको टीआरपी बनाने के लिए ठीक है, अपनी चर्चा करने के लिए ठीक है, लेकिन ग्राउंड पे आप जीरो है, ये समझ लीजिए। इस गठबंधन से रोहन जी ना आपके हाथ कुछ आने वाला है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ही इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि चाणक्य सब बनना चाहते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त कौन है, आपका चेहरा कौन है? क्या राहुल गांधी को कोई स्वीकार करने चलिए को ठीक है तैयार सर, नहीं है? अभी वक्त है, ममता दीदी आप बहुत से साथी आएंगे, बहुत से छूटेंगे, लेकिन है। फिलहाल तो कम से कम आम ऐसा लग रहा है कि आदमी दूरी या पार्टी को मजबूरी, स्वीकार कुछ को करने बुलाया, कुछ को आपकी हटाया, विपक्षी एकता एक अलग पूरी स्ट्रेटजी तरह कहीं ना से कहीं हो तय रही हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त इतना ही है देश का सवाल में। बहुत बहुत शुक्रिया।